हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए बुक 1 चैप्टर नंबर 7 हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 हमारा है कौन सा? चैप्टर नंबर 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। देखो, हम प्राथमिक क्रियाएं कर चुके हैं, हम द्वितीयक क्रियाएं कर चुके हैं। द्वितीयक क्रियाएं तो सेकंड टर्म में छठा चैप्टर अभी हमने करा है। जिसने उस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। अब हम चैप्टर 7 यानी सेकंड टर्म का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बुक 1 का, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। देखो, थोड़ा सा मैं हल्का सा चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो प्राथमिक क्रियाएं थी वो हमारी कृषि आधारित थी मेन, जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो जरूरी कार्य होते हैं वही करता है। जो द्वितीयक क्रियाएं थी वो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित थी, उद्योगों से संबंधित थी, क्योंकि उद्योगों में ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब हम यहाँ पर तृतीयक और चतुर्थक और पंचम क्रियाएं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता रहे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और कभी कभी हमें अस्पताल भी जाना पड़ जाता है। थोड़ा सा मैं ये चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखाई दे इसमें। तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और कभी कभी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल भी हमको जाना पड़ जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? हम विद्यालय जाते हैं, जहाँ हमको कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। जब कोई विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में हम कानूनी राय लेते हैं। किससे? वकील के पास जाते हैं। तो इस प्रकार के, तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, इस प्रकार के और भी अनेक व्यवसाय होते हैं जो फीस के भुगतान होने पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी, तभी तो आपको अपनी सर्विस देगा, वो अपनी सेवा देगा, है ना। ऐसे ही अध्यापक के पास जाओगे तो वहाँ भी आपको फीस जमा करनी पड़ती है स्कूल में, तभी अध्यापक पढ़ाते हैं। वकील के पास जाओगे तभी वो आपका केस लड़ेगा, जब आपको उसको फीस दोगे। तो ये ऐसी जो क्रियाएं होते हैं, ऐसे जो व्यवसाय होते हैं, ये तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा, विधि यानी कानून वगैरह जो होता है, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, जो फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह है हमारी, इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक कुशलता मतलब ये भी एक प्रकार के व्यवसाय हैं, और इसमें कुशलता यानी स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होती है। डॉक्टरी का जिसने कोर्स करा होगा वही तो डॉक्टर बन पाएगा। एक्टिंग जिसने सीखी होगी वही एक्टर बन पाएगा, वही एंटरटेनमेंट के बिजनेस में जा पाएगा। जिसने टीचिंग का कोर्स कर रखा वही टीचर बन पाएगा। तो इसका अर्थ यही है। तो व्यावसायिक कुशलता की इसमें आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को जो करता है उसे सैद्धांतिक ज्ञान यानी थ्योरेटिकल ज्ञान यानी थ्योरी भी उसने पढ़ी हुई होनी चाहिए, और क्रियात्मक प्रशिक्षण यानी प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसे होनी चाहिए की आवश्यकता होती है। और इन सेवाओं को अभ्यास इन्हें पूर्णतया व्यावसायिक बनाता है। यानी जितने आप एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे उतने ही आप अपने काम में दक्ष होते चले जाते हो। तृतीय क्रियाकलाप जो है ये सेवा सेक्टर है, क्योंकि हम इसमें लोगों से सेवाएं ले रहे हैं फीस देने के बदले में। तो ये सेवा सेक्टर है मेनली। जनशक्ति यानी लोगों की जो ताकत है, सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि अगर जनशक्ति ना हो तो सेवा सेक्टर का कोई अर्थ नहीं है। फिर अगर जनशक्ति नहीं होगी तो आप सेवा दोगे किसे? सेवा लेने वाले लोग ही नहीं होंगे जब। क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन यानी निष्पादन का मतलब उनको करना, जो तृतीय क्रियाकलाप जिस तरीके से किए जाते हैं, निष्पादन कुशल श्रमिक, ठीक है, यानी कुशल जो स्किल्ड जो श्रमिक यानी मजदूर होते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ, जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं किसी फील्ड के, जैसे टीचिंग में टीचर हो गया, डॉक्टरी में डॉक्टर हो गया, ये प्रशिक्षित होते हैं, पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं। और परामर्शदाताओं सलाहकारों द्वारा होता है। यानी ये सब अपने अपने काम में ट्रेंड होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये तृतीय क्रियाकलाप किए जाते हैं। आर्थिक विकास की शुरुआती अवस्था में, जब आर्थिक विकास होना शुरू हुआ, जब कंट्रियों ने पैसा कमाना शुरू करा, धीरे धीरे वो डेवलप होने शुरू हुए, तो उसमें जब शुरुआती अवस्था थी तो उसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोग किस में कार्य करते थे? प्राथमिक सेक्टर में, प्राथमिक क्रियाएं वो करते थे। परंतु जो विकसित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री जो हो चुके हैं, जैसे यूरोप के कंट्रीज हो गए, रसिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया,
इनमें क्या होता है, इनमें अब लोग कृषि करते हैं लेकिन कम संख्या में करते हैं। तो इनमें क्या बहुत बड़ी संख्या में लोग तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं, जो अभी हमने ऊपर बताए हैं। इस प्रकार के जो कार्य हैं उनमें जॉब इन्हें ज़्यादा मिलती है, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बजाय कि प्राथमिक और द्वितीयक के। अपेक्षाकृत यानी कम संख्या में वहाँ द्वितीयक सेक्टर में लोग कार्य करते हैं, यानी जो उद्योगों वगैरह में वो कम जाना पसंद करते हैं। अब तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन यानी कि जैसे वस्तुओं का उत्पादन होता था उस तरह का उत्पादन, उसका व्यापार, और विनिमय यानी एक्सचेंज, सेवाओं का एक्सचेंज, वस्तुओं का भी एक्सचेंज और सेवाओं का भी एक्सचेंज, दोनों को शामिल इसमें किया जाता है। उत्पादन परोक्ष रूप से, जो किसी भी चीज़ का उत्पादन है, इसमें जो आप सेवा दे रहे हो, सेवाओं का जो उत्पादन है वो परोक्ष रूप से डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, पारिश्रमिक यानी मजदूरी। अब अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो वो डायरेक्टली किस रूप से जुड़ा हुआ है, पैसे, भाई पैसे मिलते हैं तभी तो पढ़ा रहा है, फ्री में कौन पढ़ाएगा। और वेतन यानी मजदूरी, वो बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो 1 घंटा आए पढ़ाने के लिए, पढ़ाकर चले गए, अपने 1 घंटे के पैसे ले गए। कुछ ऐसे होते हैं जो मंथली काम करते हैं जिनको वेतन दिया जाता है, इसके रूप में इसको नापा जाता है। यहाँ पर जो उत्पादन है, उत्पादन का डायरेक्ट मतलब यहाँ पर ये है, यानी सेवा से संबंधित है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार यानी एक्सचेंज के अंतर्गत व्यापार होता है। परिवहन, संचार परिवहन तो तुम्हें पता ही है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं जिन वस्तु, जो चीज़ें हमें, जैसे रेल है ना, हवाई जहाज, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी। संचार सुविधाएं, कम्युनिकेशन, जिससे हम अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके, चाहे वो चिट्ठी के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से हो, चाहे मैसेज के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, किसी से भी, ये सब इसमें शामिल होती है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनका उपयोग दूरी को दुष्प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो दूरी है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में दूरी है, उसको ये बिल्कुल क्या करते थे, दुष्प्रभाव, उसका प्रभाव ही खत्म कर देते हैं। जैसे परिवहन है, पुराने ज़माने में परिवहन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल बहुत दूर दूर की यात्रा करते थे और कई कई दिनों लग जाते थे, उन्हें महीनों भी लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। लेकिन अब क्या है, अब गाड़ियाँ आ गई हैं, रेल आ गई हैं, हवाई जहाज, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। हम चंद घंटों में, 15-16 घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं। और संचार सुविधाएं, कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह जो आ गए हैं, इसने भी दूरी को ख़त्म कर दिया। अब चिट्ठी विट्ठी जाना सब बंद हो गया है, तो अब आप अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से बात करना चाहो, 1 सेकंड में बात हो जाएगी, वीडियो कॉल कर लो। पहले तो देख ही नहीं पाते थे, जब इतने दूर रहते थे, देखने को ही तर जाते थे। अब तो मन करा भाई, आज देखने का मन करा, तुरंत वीडियो कॉल करी, देख लिया, बात कर लिए। तो इसलिए तृतीय क्रियाकलाप जो हैं उनमें वस्तुओं के उत्पादन, यानी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता इसमें, वस्तुओं का उत्पादन किस में होता था, वो द्वितीय में होता था, के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। यानी जो सेवाएं होती हैं उनको कैसे उत्पादित किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं का उपयोग किया जाए या उन्हें लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। अब कुछ और इसमें सेवाएं दे, जैसे नलसाज है, नल ठीक करने वाला, बिजली का मिस्त्री है, तकनीशियन है, धोबी है, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल क्या होते हैं, ट्रेजरर जो होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट का पैसा होता है, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, और प्रकाशक जो पब्लिशर होते हैं, जो किताबें वगैरह को छापते हैं, इत्यादि। ये सब तृतीय क्रियाकलापों में सेवा देने वालों के सामान्य उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन होता है, ये सब सेवाएं देते हैं तो इनके उत्पादन है। यहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, सेवा देने वाले लोगों का उत्पादन से संबंधित ये है। चलिए अब तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब तक तुमने तृतीय क्रियाकलाप समझते हैं, इनका प्रकार क्या है। व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदना, बस अथवा रेल, देखो ये तो हो गया व्यापार। अब बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करना, ये क्या हो गया, परिवहन। डाकघर से पत्र भेजना, ये क्या हो गया, संचार। फ़ोन पर बातें करना, ये भी संचार का अध्ययन आ गया। अध्ययन के लिए अध्यापकों की तथा बीमार होने पर डॉक्टर की सेवाएं लेना, ये सब तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत ही। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार व्यापार, देखो इस ऊपर व्यापार की बात भी हो गई, परिवहन की बात भी होगी, संचार की भी बात हो गई, और सेवाएं, ये सब चीज़ें ऊपर थी, और ये सारी बात हो गई। ये सब किस में आते हैं, ये तृतीय क्रियाकलापों में आते हैं, जिसकी इस सेक्टर में चर्चा की गई है। तो सबसे पहला है हमारा व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस एंड कॉमर्स। व्यापार कहीं और उत्पादित वस्तुओं, यानी कहीं और वस्तुएं कहाँ बनती हैं, उद्योगों में बनती हैं, कारखानों में बनती हैं, उनको मार्केट में
बेचा जाता है, जब लाया जाता है तो उनसे व्यापार किया जाता है। उनका क्रिया यानी उनको खरीदना और उनका बेचना, यही व्यापार है। यानी वस्तुएं बन तो कहीं और रही हैं, लेकिन उनको मार्केट में खरीदना बेचना, यही हमारा व्यापार होता है। तो वस्तुएं उत्पादित कहाँ होती थी? उद्योगों में। उद्योग कब होते थे? द्वितीयक क्रियाकलाप में। लेकिन जब उनको खरीदा बेचा जाने लगा तो ये तृतीयक क्रियाकलाप बन गया। फुटकर, फुटकर यानी रिटेलर, जो हमारे गली मोहल्लों में दुकानें होती हैं, ये सब फुटकर व्यापारी होते हैं। थोक व्यापार, थोक व्यापारी कौन से होते हैं? जो उद्योगों से सामान खरीदते हैं और फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अथवा वाणिज्य एक ही बात है कि सेवाओं का मूल उद्देश्य, इन सभी सेवाओं का मूल उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, पैसे कमाना। यह सारा कार्य कस्बों में होता है और नगरों में होता है। कस्बे जो गांव से थोड़ा सा डेवलप्ड होते हैं उन्हें कस्बा बोला जाता है, और नगर, नगर तो तुम्हें सबको पता है, जो शहर होते हैं उनको नगर बोला जाता है। तो और जहाँ पर ये सारा कार्य किया जाता है, फुटकर का, थोक व्यापार का, क्रय विक्रय का, उन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं, यानी बिजनेस सेंटर उनको कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर यानी लोकल, वस्तुओं के विनिमय से लेकर, वस्तुओं के एक्सचेंज, विनिमय का मतलब एक्सचेंज से लेकर ये तो लोकल स्तर पर वस्तुओं के एक्सचेंज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा विनिमय, यानी पैसों का जो एक्सचेंज होता है, मुद्रा विनिमय तक के व्यापार के उत्थान में, यानी इन दोनों तरह के जो व्यापार है इनके उत्थान में, इनके डेवलपमेंट में अनेक केंद्र और संस्थाओं को जन्म दिया। इनके डेवलपमेंट ने, जैसे जैसे ये चीज़ डेवलप्ड होती गई तो अनेक केंद्र और संस्थाओं ने जन्म ले लिया, जैसे कि व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र ऊपर मैंने बता ही दिया, अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु, यानी इकट्ठा करना और उनको बांटना, गोदाम वगैरह जो बन जाते हैं। अब व्यापारिक केंद्र जो हैं इनको भी दो प्रकार में बांटा गया, एक तो ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में इनको विभाजित किया जा सकता है। चलो दोनों को देखते हैं क्या होते हैं। अब ग्रामीण विपणन केंद्र जो होते हैं यानी रूरल मार्केटिंग सेंटर, पास की वस्तुओं का पोषण करते हैं। पास की, जैसे ग्रामीण विपणन जो केंद्र होते हैं, 8-7 गांवों के बीच या 2-3 गांवों के बीच एक बाजार बन जाता है, बाजार के रूप में बन जाता है, वहीं से सब लोग अपनी खरीदारी करते हैं। तो वो जो आसपास के गांव या जो बस्तियां होती हैं वो सब इसी बाजार पर निर्भर करते हैं, अपनी ज़रूरतों का सामान वो वहीं से खरीदते हैं। यह अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, यानी पूरी तरह से नगर की सेवाएं तो यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, इनको अर्धनगरीय केंद्र हम कह सकते हैं। यह अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं विकसित नहीं होती, यानी पर्सनल सेवा और व्यावसायिक सेवा यहाँ कम विकसित होती हैं, ज़्यादा विकसित नहीं होती। यहाँ स्थानीय संगठन और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश क्या होते हैं केंद्रों में? मंडियाँ, यहाँ मंडियाँ होती हैं, थोक बाजार होते हैं और फुटकर व्यापार क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। यह स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, नगरीय केंद्र तो है ही नहीं है, क्योंकि नगर की सारी सुविधाएं तो यहाँ पर है ही नहीं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तु, यानी जो ग्रामीण लोग हैं, जो आसपास की बस्ती के लोग हैं, जो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में हैं, उन सारे, और जो वहाँ सेवाएं चाहिए उन्हें, उन सबको उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र ये माने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। अब आवधिक बाजार क्या होता है? ये आवधिक बाजार से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सुना हुआ नाम है। एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो, जो पैंठ लगती है तुम्हारे एरिया में, पैंठ वाला जो बाजार होता है, उस पैंठ को ही आवधिक बाजार कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, यानी रेगुलर वहाँ बाजार नहीं होते, भिन्न भिन्न समय अंतराल पर, अलग अलग समय की अवधि पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं, यानी पैंठ लगाई जाती हैं, जो हफ्ते में हो सकती हैं, 15 दिन में हो सकती हैं और महीने में भी हो सकती हैं। यह साप्ताहिक या पाक्षिक, साप्ताहिक का मतलब 7 दिन में, पाक्षिक का मतलब 15 दिन में लगाए जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीदारी यहाँ पर करते हैं। सबको पता होता है कि फलाने दिन पैठ लगने वाली है, आज हमें वहाँ जाकर अपना पूरे सप्ताह का सामान खरीद लेना है। यह बाजार निश्चित दिन पर लगते हैं, सबको ये तो बिल्कुल आपको पता है कि पैठ एक निश्चित दिन पर लगते हैं, सोमवार कि अगर सोमवार को लगनी है तो सोमवार को ही लगेगी, अगले सोमवार को, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगती रहती है। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी स्थान पर सोमवार को लग गई,
किसी स्थान पर मंगलवार को लग गई, फिर किसी स्थान पर बुधवार को लग गई, यानी 6 के 6 या 7 के 7 दिन इनके फिक्स होते हैं और दुकानदार वही सेम होते हैं। तो दुकानदारों को तो 7 के 7 दिन काम मिल गया। अलग अलग, अब मान लो एक ही जगह पर ये दुकान लगाते रहेंगे, अगर जो ग्राहक आज आ गया अपनी ज़रूरत का सामान खरीद के ले गया, वो कल तो आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जगह बदलते रहते हैं अपनी लाभ कमाने के लिए। तो दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन पैठ लगती ही लगती है, और एक बड़े क्षेत्र में ये सेवा प्रदान करते हैं। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र ये घेर लेते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो ये था ग्रामीण आवधिक बाजार। अब नगरीय बाजार केंद्र क्या होगा? ऊपर हमने ग्रामीण केंद्र क्या था, अर्बन मार्केटिंग सेंटर में और भी अधिक विशेष प्रकार की नगरीय सेवाएं मिलती हैं। यानी जो ग्रामीण नगरीय केंद्रों में वस्तुएं और सेवाएं मिलती थी, उससे भी अधिक प्रकार की सेवा, यानी सभी प्रकार की सेवा नगरीय केंद्रों में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव के व्यक्ति को अगर एलईडी टीवी खरीदना है अच्छी क्वालिटी का, तो वो ग्रामीण, जो अभी ऊपर हमने विपणन बाजार पढ़े थे या मार्केटिंग पढ़ी थी, वहाँ पर उसे नहीं मिलेगा। उसे इस चीज़ के लिए कहाँ आना पड़ेगा? उसे इस काम के लिए अपने नगर बाजार, नगर के उसमें ही आना पड़ेगा। किसी गांव वाले का कोई समर्सिबल ख़राब हो गया या कुछ और ख़राब हो गया, तो उसे जो गांव का बाजार है वहाँ वो चांस, वहाँ अच्छे मैकेनिक नहीं मिलेंगे। उसे उस सेवा को प्राप्त करने के लिए नगर से ही किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ विशेष प्रकार की और अच्छी प्रकार की सेवाएं नगर के बाजार केंद्रों में मिलती है। इसमें न केवल साधारण वस्तुएं यानी नॉर्मल वस्तुएं और सेवाएं, बल्कि लोगों द्वारा वांछित, जो लोगों को चाहिए, अनेक प्रकार की विशेष वस्तुएं और विशेष सेवाएं भी यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। विशेष सेवाएं जैसे गांव के लोगों, गांव में क्या होते हैं, स्कूल होते हैं, छोटी क्लास तक ही होते हैं, तो वो तो आसपास के कस्बों में थोड़ा सा, और 12वीं तक के स्कूल थोड़े से जो आसपास कस्बा होगा उसमें। अब जिसको अच्छी पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की करनी है, कुछ और पढ़ाई करनी है, फिर उसको नगर में आना ही पड़ेगा। तो नगर ये इस प्रकार की सेवाएं ग्रामीण लोगों को प्राप्त कराते हैं, जो ग्रामीण बाजार नहीं करा पाते। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ, विनिर्मित का मतलब जो उद्योगों में बन रहे हैं, के साथ साथ विशिष्टता वाला बाजार भी ये प्रस्तुत करते हैं। यानी ये इस तरह के पदार्थ तो यहाँ पे मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा क्या क्या मिलता है? श्रम बाजार, यानी श्रम बाजार का मतलब यहाँ मजदूर मिल जाते हैं बहुत आसानी से। आवासन, रहने के लिए स्थान मिल जाते हैं। अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का ये बाजार होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो आधी निर्मित हैं फिर उनको, या पूरी तरह से निर्मित है, ऐसी वस्तु यहाँ पर मिल। अर्धनिर्मित का मतलब जैसे किसी चीज़ के कल पुर्जे वगैरह मिल जाते हैं, और जब वो चीज़ पूरी बनी बनाई भी मिल जाती है। अब इनमें शैक्षिक संस्थानों और व्यवसायों जैसी सेवाएं, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर, पशु चिकित्सक, ये सब आदि उपलब्ध होते हैं, जो गांव के बाजार में आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते। तो ये था हमारा व्यापार और वाणिज्य। अब अगला आ गया फुटकर व्यापार। अब फुटकर व्यापार क्या होता है? जो हमारे गली मोहल्लों में व्यापारी होते हैं, दुकानें होती हैं, फेरी लगाने वाले होते हैं, चक्कर लगा लगा के सामान बेचते हैं। देखो, फुटकर व्यापार ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हो, वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं अथवा ग्राहक, उपभोक्ता क्या होते हैं? ग्राहक को वस्तुओं के प्रत्यक्ष या सीधे विक्रय से संबंधित है। यानी फुटकर व्यापार में वह व्यापारी डायरेक्ट ग्राहकों को, ये डायरेक्ट सीधे सीधे क्या, किसको भेजते हैं? अपनी दुकान, अपना सामान किसको बेचते हैं? ग्राहकों को बेचते हैं डायरेक्ट। और ये कैसे होते हैं? ये हमारे गली मोहल्लों में ही होते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से संबंधित प्रतिष्ठानों और भंडारों से संपन्न होता है। ये जो फुटकर व्यापार है, यहाँ पर सिर्फ वे सामान होते हैं जो बेची जाती हैं। खरीदने वाला सामान फुटकर व्यापार से मतलब नहीं है, सिर्फ बेचने से ही मतलब है। जैसे फेरी लगाने वाला, रेहड़ी वाला, ट्रक वाला, डोर टू डोर सामान बेचने वाला, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट पर फुटकर बिक्री के भंडार आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ सिर्फ सामान बेचा ही जाता है। विभागीय भंडार यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एक बड़ी दुकान होती है जहाँ लगभग हर प्रकार का सामान मिल जाता है, और हर प्रकार के सामान के लिए अलग सेक्शन बनाया जाता है। जैसे इधर परचून का सामान मिलेगा, इधर साबुनें मिलेंगी नहाने धोने की, इधर शैम्पू मिलेगा, इधर क्रीम मिलेंगी, ठीक है, इधर पाउडर मिलेगा, इधर सेविंग का सामान मिलेगा, इधर नहाने के लिए शैम्पू वगैरह
तो सब वहाँ पर फिक्स होता है। ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर आपने देखे होंगे। तो कहता है डिपार्टमेंट स्टोर एक बड़ी दुकान होती है जहाँ विभिन्न प्रकार के उत्पाद यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं एक ही छत के नीचे खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होती। खुदरा बिक्री यानी जहाँ ग्राहक डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं। यहाँ केवल एक ही कंपनी के उत्पाद बिक्री हेतु उत्पन्न, ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ एक ही कंपनी का माल बिकेगा, अलग अलग कंपनी का माल यहाँ पर बिकता है। हर कंपनी, जैसे साबुन खरीद रहे हो तो कई प्रकार की यहाँ पर साबुनें मिल जाती हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी की होते, बल्कि विभिन्न कंपनियों के विभिन्न उत्पाद यहाँ पर बेचे जाते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उत्पाद यानी सामान बेचे यहाँ जाते हैं। एक विभागीय भंडार में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं, इसीलिए इन्हें विभागीय भंडार कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि अभी जो मैंने ऊपर बताया कि हर सामान के लिए अलग सेक्शन बना होता है कि भाई ये वाला सामान इस सेक्शन में मिलेगा यानी इस विभाग में मिलेगा, ठीक है। तो इसी सबका अलग अलग विभाग बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि साबुन के साथ तेल भी रख दिया, तेल के साथ एक साबुन के साथ तेल रख दिया, तेल के साथ फिर शैम्पू रख दिया, ऐसा नहीं। शैम्पू अलग मिलेंगे, उनका सेक्शन अलग बना देंगे, तेल का सेक्शन अलग बना देंगे, साबुन का सेक्शन अलग बना देंगे, चीनी का सेक्शन अलग बना देंगे, मसालों का सेक्शन अलग बना देंगे। तो इसलिए सबका सेक्शन अलग होता है यानी सबका विभाग अलग होता है, इसीलिए इसको विभागीय भंडार कहते हैं। आमतौर पर एक विभागीय भंडार में, अब देखो इसमें क्या क्या मिलता है, इनमें वस्त्र भी मिलते हैं जो बड़े होते हैं, फर्नीचर, जैसे रिलायंस की चेन हो गई, है ना, तुम्हारी बिग रिलायंस की हो गई, मोर हो गई, ईजी डे हो गया, बेस्ट प्राइस हो गया, ये जो होते हैं। फर्नीचर भी मिलता है वहाँ पे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण भी मिलते हैं, प्रसाधन की सामग्री भी मिलती है, सौंदर्य की यानी स्त्रियों की जो क्रीम पाउडर वगैरह वे भी मिलते हैं। ये सब खरीद के लिए यहाँ पर उपलब्ध, यानी हर प्रकार का सामान वहाँ पर मिल जाता है। कभी कभी रंग रोगन यानी रंग रोगन पेंट वगैरह, हार्डवेयर का सामान, फोटो उपकरण, आभूषण, खिलौने और खेल का सामान भी इन भंडारों में बिकता है। जैसे मॉल वगैरह में जो बड़े बड़े दुकानें होती हैं, ज़्यादातर ये मॉल में होती हैं, कहीं कहीं अब बड़े बड़े शहरों में वैसे भी खुलने लगेंगी। इसके बारे में आप सब जानते हो, सबने देखी होंगी ये। श्रृंखला भंडार, चेन स्टोर। चेन स्टोर क्या होती है, जैसे ईजी डे है, अब ईजी डे का एक ही आउटलेट थोड़ी है, ऑल ओवर इंडिया में है ना। बेस्ट प्राइस है या बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार के ऑल ओवर इंडिया कितनी सारी चेन है, ये होती हैं श्रृंखला स्टोर। तो भंडार घरों का मतलब जहाँ पर वस्तुएं इकट्ठी करी जाती हैं, बहुत सारी वस्तुएं बेची जाती हैं, का वह समूह जिसमें माल का भंडार कुशल, अनुभवी व योग्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। और वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं और योग्य होते हैं। रिटेल चैन में काम करने के लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी किया हुआ होता है। अब ये भंडार क्या करते हैं, ये भंडार सीधे फैक्ट्री से मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करा देते हैं, यानी इनके सीधे फैक्ट्री से टर्म होते हैं। ये मार्केट में जो मांग है उसके अनुसार मतलब उस मांग के अनुसार सीधे फैक्ट्री से वस्तुओं का निर्माण करा दे, भाई हमें फलानी चीज़ इतनी चाहिए, हमें बना के दो, वो सीधे इन भंडारों में आ जाती है बिक्री के लिए। इसमें जो कार्य करने वाले जो विशेषज्ञ हैं के पास एक भंडार के अनुभव, मान लो किसी ने एक चेन स्टोर में काम करा, वहाँ से नौकरी छोड़कर वो दूसरे में चला गया, तो वहाँ से जो उसे अनुभव प्राप्त हुआ है उस अनुभव को वो जहाँ पर अब नौकरी करने गया वहाँ पर यूज कर सकता है। यही कह रहा है कि पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को दूसरे भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। इतने टैलेंटेड लोग इसमें होते हैं कि जो आपने यहाँ पर सीखा है और जो आपको यहाँ पर अच्छी बातें लगी हैं, आप इस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में चले गए, दूसरे चैन स्टोर में चले गए, वहाँ पर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप अपना अनुभव वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बस आज की वीडियो का ये लास्ट है। थोक व्यापार, अभी हमने ऊपर फुटकर व्यापार करा, ये थोक व्यापारी क्या होता है। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागर और पूर्तिगर नहीं सप्लायर के द्वारा किए जाने वाले बड़े पैमाने का व्यापार होता है। जो थोक व्यापारी होते हैं ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ये बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर स्टोर करने की बड़ी जगह होती है। जो फुटकर व्यापारी होता है उनकी छोटी दुकान होती है, वो थोड़ा थोड़ा ही सामान लाते हैं, ज़्यादा सामान वो ला नहीं सकते क्योंकि उन पर रखने की जगह नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, श्रृंखला भंडार, यानी जो चेन स्टोर अभी हमने ऊपर पढ़ी,
श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं। जैसे श्रृंखला भंडार डायरेक्ट कंपनियों से सामान खरीद लेते हैं, ऐसे ही कुछ और बड़े भंडार भी हैं जो डायरेक्ट कंपनियों से सामान खरीदते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं, लेकिन जो फुटकर वाले जो होते हैं वो इन बिचौलियों से, यानी जो थोक व्यापारी होते हैं, इन्हीं से अपने सामान की पूर्ति करते हैं, वो इन्हीं से अपना सामान खरीद कर लाते हैं। तो थोक विक्रेता क्या करते हैं, प्राय फुटकर भंडारों को, जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको उधार दे देते हैं कि भाई इनको उधार दे दो, जब अगली बार ये सामान लेने आएगा तो इसके पैसे चुका जाएगा। होता भी ऐसी है, जब हम किसी थोक व्यापारी से सामान लाते हैं तो उधारी पर ले आते हैं, फिर अगली बार जब जाते हैं तो हम पिछला उधार चुका देते हैं और अगला दोबारा उधारी पर ले आते हैं। यहाँ तक कि फुटकर जो विक्रेता होते हैं अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर भी अपना कार्य संचालन करते हैं। मान लो कोई नया फुटकर व्यापारी है, उसमें पैसा नहीं है, तो वो थोक व्यापारी से थोड़ी सांठगांठ करेगा, उससे उधार सामान ले आएगा, फिर उसे बेचेगा, पैसा आ जाएगा, तो पुराना सामान के पैसे चुका देगा और नया सामान उससे ले आएगा। यानी किसी के अगर पास अगर पैसा नहीं भी है, थोड़ा ही पैसा है, तो वो उस पैसे से अपना व्यापार शुरू कर सकता है। तो ये थे कुछ तृतीयक क्रियाकलाप। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी प्रकार की पढ़ाई की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।